B.R. अम्बेडकर, पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर, स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम विधि मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जो मध्य प्रदेश में एक गरीब निम्न महार जाति में पैदा हुए, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता बने। ही इज़ बेटर नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अपनी बीए की शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से प्राप्त करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमए की डिग्री हासिल की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए दाखिल हुए, जिन्हें 1990 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनके मरणोपरांत भारत रत्न, आपको पता ही है, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो शोषितों, गरीबों और महिलाओं के मुक्तिदाता कहलाते हैं और माने जाते हैं दलितों के मसीहा, जो हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा से इतने तंग आ गए थे कि हिंदू धर्म को त्याग कर जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन काल में ही व्यक्त कर दिया था, दो आई वॉज बॉर्न अ हिंदू, आई सोलमली अश्योर यू दैट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्धिज्म को अपनाया और वो स्थान आज दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर जब न्यूयॉर्क में थे तब उन्हें पता चला वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है, समता किसे कहते हैं, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इसका सही अर्थ उन्हें न्यूयॉर्क में रहने पर पता चला। प्रेस्टिजियस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्हें अपना अध्ययन अधूरा छोड़कर ही बड़ौदा आना पड़ा। बड़ौदा कहाँ है यह बड़ौदा? बड़ौदा, जो बड़ौदा या वडोदरा के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वहाँ के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए मदद की थी, तो इस कारण उनके राज्य में पहले नौकरी के लिए जाना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा और इसी सिलसिले में वे बड़ौदा पहुँचे और बड़ौदा पहुंचकर दलित होने का जो तीखा अनुभव उन्हें हुआ, उसका लेखा जोखा यहाँ हम इस आत्मकथा अंश में देखेंगे। वैसे उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीसा इंग्लिश में लिखी गई थी। मात्र 20 पृष्ठों की उनकी यह आत्मकथा, कहा जाता है, हैंड रिटन था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है। 1935-36 उस समय लिखा गया था और 1990 में इसे फर्स्ट पब्लिश किया गया। तो उसी आत्मकथा का एक अंश है बड़ौदा का अनुभव। बड़ौदा में वे बड़ी आशा लेकर आए महाराज नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की सहायता के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य में, लेकिन मात्र 11 दिन वहाँ टिक पाए। बड़ौदा में उनका अनुभव काफ़ी तीखा रहा और उसी का जिक्र बड़ौदा का अनुभव नामक इस आत्मकथा अंश में हम पाते हैं। तो देखते हैं उनका अनुभव वहाँ कैसा रहा। मैं 1916 में भारत लौटा। बड़ौदा के महाराज ने उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजा था। न्यूयॉर्क के कोलंबिया पीठ में 1913 से 1917 तक मैंने अध्ययन किया। 1917 में मैं लंदन गया। लंदन विद्यापीठ के अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन 1918 में इसे अधूरा छोड़कर ही मुझे भारत लौटना पड़ा। ये जो पहले मैं 1916, वो शायद 1918 है, तभी ये ईयर का जो कैलकुलेशन है वो ठीक ठहरता है। 1918 में वे वापस आए लंदन से, क्योंकि 1913 से 1917 तक वे न्यूयॉर्क में थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और 1917 से 1918 तक वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का अध्ययन के लिए गए।
और 1918 में भारत लौटे, अधूरा छोड़कर भारत लौटे, क्योंकि मेरी शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज ने मेरी मदद की थी। इसलिए उनके राज्य में नौकरी करना मेरे लिए आवश्यक था। अब देखिए, बड़ौदा महाराज जो हैं नरेश सयाजीराव गायकवाड़, वे भी एक बहुत बड़े विशनरी थे। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया, सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये देखिए, एमएस यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम की एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस है बड़ौदा में। आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, देखिए काफ़ी सुंदर कैंपस है। इन्होंने ये यूनिवर्सिटी, इनका ये जो बिल्डिंग है, इन्होंने डोनेट किया है यूनिवर्सिटी के लिए। तो सयाजीराव गायकवाड़ जी बेसिकली बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर भी थे, और उन्होंने ही उनकी शिक्षा के लिए, किनकी शिक्षा के लिए, अंबेडकर जी की शिक्षा के लिए मदद की थी। इसलिए उनके राज्य में नौकरी करना मेरे लिए आवश्यक था। भारत लौटकर मैं सीधा बड़ौदा गया। आगे जाकर बड़ौदा संस्था की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए, बड़ी आशा लेकर मैं बड़ौदा पहुँचा, लेकिन मुझे वो नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, इसका वर्णन मैं आगे कर रहा हूँ। हम अस्पृश्य हैं, वी आर अनटचेबल्स। मैं 5 साल के यूरोप और अमेरिका के प्रवास के दौरान यह पूरी तरह भूल गया था कि मैं एक अछूत हूँ, और एक अछूत भारत में कहीं पर भी जाए वह अपने लिए एवं दूसरों के लिए समस्या ही होता है। अब देखिए, एक अनटचेबल हूँ मैं, एक अछूत हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊँ भारत में, मैं अछूत ही रहूँगा। यह बात मैं 5 साल के यूरोप ज़िंदगी और अमेरिका ज़िंदगी में भूल ही गया, क्योंकि वहाँ अनटचेबिलिटी मैंने फेस नहीं की। लेकिन यहाँ पहुँचते ही, बड़ौदा पहुँचते ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई, तुम कहीं से भी पढ़कर आए हो, चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए हो, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करके आए हो, तुम हो तो अछूत, है ना। एक अछूत भारत में कहीं पर भी जाए वह अपने लिए एवं दूसरों के लिए समस्या ही होता है। किंतु बड़ौदा स्टेशन पहुंचते ही अब कहाँ जाना, कौन मुझे स्थान देगा, यह सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। अब देखिए, बड़ौदा रेलवे स्टेशन पहुंचा, अब मेरे लिए ये कहाँ, मैं मेरे अकोमोडेशन कहाँ होगा, बोर्डिंग कहाँ होगा, इस बात को लेकर मैं चिंतित हुआ। बड़ौदा में अनेक हिंदू होटल हैं, लेकिन वहाँ मुझे कोई स्थान नहीं देगा। मैं अपने बारे में असत्य जानकारी देकर स्थान पा सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाद में मैं कौन हूँ यह पता लगाने पर इसके क्या गंभीर परिणाम मुझे भोगने पड़ेंगे, इसकी मुझे पूरी कल्पना थी। अब बड़ौदा में बहुत से हिंदू होटल थे, लेकिन वहाँ कोई मुझे, एक अछूत होने के नाते कोई मुझे स्थान नहीं देगा, इस बात का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान था। और अगर मैं झूठ बोलकर अपनी जाति को छुपाकर वहाँ रहता भी, और जब उन्हें पता चलेगा बाद में, तो इसका क्या गंभीर परिणाम होगा, ये मुझे क्या क्या भोगना पड़ेगा, इसके बारे में भी मुझे पता था। अमेरिका में मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी बड़ौदा में थे। उनके पास जाने पर वे मुझे आसरा देंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं था। एक अछूत को घर में रखना उनके लिए परेशानी का कारण हो सकता था। अब देखिए, बड़ौदा में मेरे कुछ ऐसे मित्र थे, मित्र नहीं कह सकते, एक साथ पढ़े थे, वो भी अमेरिका में थे, और मुझे पता था अमेरिका में उन्होंने शिक्षा तो ज़रूर ले ली होगी, लेकिन यहाँ बड़ौदा में उनके घर वाले मेरा वहाँ रहना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे, और मुझे अपने घर में रखना, यानी अछूत को रखना, उनके लिए भी परेशानी हो सकती है। मैं ऐसा सोचते हुए कुछ समय तक स्टेशन पर खड़ा रहा। मुझे अचानक सूझा कि शहर के कैंप भाग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सकती है क्या, यह पूछना चाहिए। तब तक गाड़ी से उतरे हुए सब यात्री चले गए थे। मैं अकेला ही वहाँ खड़ा था। जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी, तांगे वाले मेरी ओर देख रहे थे। तांगे वाले जो थे, घोड़ा गाड़ी वाले, जो तांगा होता है या फिर जो आदमी ही चलाता है, ऐसे भी तांगे होते हैं, तो वो मुझे देख रहे थे। उनमें से एक को मैंने बुलाया और पूछा कि कैंप में कोई होटल है क्या। वहाँ एक पारसी सराय है
और वहाँ यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी है। अब मैंने एक तांगे वाले से ही पूछा, भाई यहाँ कहीं रहने की व्यवस्था है? तो उसने ये जानकारी दी कि वहाँ एक पारसी जो कैटेगरी होते हैं, पारसी धर्मावलंबी, उनके एक सराय है। यह सुनकर मैं आशान्वित हो उठा। अब मुझे काफ़ी तसल्ली हुई, क्योंकि हिंदू होटल वाले तो मुझे रहने नहीं देंगे, तो पारसियों में ये भेदभाव नहीं है, ऐसा मुझे लगा। पारसी ज़ोरेस्टर धर्मावलंबी होने के कारण वे अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं, इसलिए बड़ी आशा से अपना सामान तांगे में रखा और चल दिया। अब मुझे लगा कि सौराष्ट्र जो रिलीजन है उस पर विश्वास करने वाले थे पारसी लोग, तो उनको तो क्या है, अनटचेबिलिटी कुछ वो मानते नहीं हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे ठहराने में, तो मैं वहीं चल दिया। अब देखिए मेरा पारसी अनुभव कैसा था। यह सराय 2 मंजिला इमारत में स्थित थी। इमारत की निचली मंजिल पर एक अधेड़ पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। सराय की देखभाल करना और वहाँ रहने वाले ग्राहकों के भोजन की व्यवस्था देखता था। तो एक पारसी आदमी था, वो अपने परिवार के साथ उस डबल स्टोरी बिल्डिंग के नीचे वाले मंजिल में रहता था, और उसका काम क्या था, जो भी वहाँ रहते थे उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना वगैरह था। वहाँ पहुँचते ही पारसी ने मुझे स्थान बताया। तब तक तांगे वाला भी मेरा सामान लेकर आ गया था। मेरे किराए देने पर वह लौट गया। निवास की समस्या आखिरकार हल हो चुकी थी, इसके समाधान में था। थोड़ा आराम कर लूं, इस विचार से मैंने कपड़े बदले। अब देखिए मुझे काफ़ी शांति का अनुभव हुआ कि चलो कहीं रहने का जगह तो मिल गया, तो मैं थोड़ा आराम कर लूं, और इस विचार से मैंने कपड़े बदले। तब तक वह पारसी हाथ में रजिस्टर लेकर आया। पारसी की वेशभूषा में मुझे न देखकर जोर से बोला, तुम कौन हो? यह सराय तो केवल पारसियों के लिए है। अब देखिए वहाँ मुझे देखकर वो पूछने लगा, भाई तुम पारसी नहीं हो, फिर तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी जानकारी न होने के कारण मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। यह सुनकर वह पारसी विचलित सा हुआ, और मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ उसने मुझे बताया। उसकी बात सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। अब देखिए वो कहने लगा कि तुम हिंदू हो तो तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये सराय किसके लिए है? पारसियों के लिए है। अब कहाँ जाऊँ, यह प्रश्न मुझे भयभीत करने लगा। किसी प्रकार मन को समझाकर मैंने पारसी से कहा कि मुझे हिंदू होकर भी यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको इस पर क्या आपत्ति है? अब देखिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं आपके सराय में रहने के लिए तैयार हूँ, तो आपको भला क्या आपत्ति हो सकती है? क्षण भर सोचकर वह बोला, यह कैसे संभव है? मुझे तो यहाँ रहने वाले सभी के नाम रजिस्टर में लिखने पड़ते हैं। मैं उसकी परेशानी को समझ गया, और मैंने उसे सुझाया, तुम चाहो तो मेरा झूठा पारसी नाम लिख सकते हो। यदि इस पर मुझे आपत्ति नहीं है, तो आप इसका विरोध क्यों करते हैं? अब देखिए मैं तो जैसे तैसे वहाँ रहना चाहता था, क्योंकि कहीं तो रहना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि बस नाम ही एक समस्या है, तो आप ऐसा कर दीजिए, मेरा नाम पारसी नाम रख दीजिए। अब इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति तो मुझे होनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम बदला जा रहा है। लेकिन जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उसे पारसी नाम लिखकर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। मैं यदि यहाँ रहा तो तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कहकर मैंने पारसी को ललचाया। अब मैंने उसे घूस देने की कोशिश की, उसे ललचाया। मैंने कहा कि मैं अगर यहाँ रह रहा हूँ तो तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। मुझे लगा उसकी बात समझ में आ रही है। पहले से ही उस सराय में कई दिनों से कोई ग्राहक आया नहीं था, और कुछ पैसे मिलने का अवसर वह छोड़ेगा नहीं, ऐसा मुझे लगा। अब शायद ये सुनकर वो थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि उस सराय में कई दिनों से कोई आया नहीं है, तो एक ग्राहक मैं आ गया हूँ और मैं उसे घूस देने की लालच भी दे रहा हूँ, तो वो भी शायद मान गया। मैं उसे रोज़ 1.5 रुपया दूंगा और वह पारसी के नाम से रजिस्टर में लिखेगा। इस शर्त पर वह तैयार हो गया। अब मैंने कौन सी व्यवस्था रखी, मैं रोज़ उसे 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। ओके, तब वो क्या करेगा, मेरा नाम बदलकर पारसी नाम रखकर रजिस्टर में लिखेगा। इस प्रकार से इस समस्या से मैंने छुटकारा पाया।
मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन यह आनंद कितना अल्पकालीन था यह मैं सोच नहीं सकता था। अब मुझे काफ़ी राहत हुई, लेकिन ये जो सॉल्यूशन जो मैंने ढूंढ निकाला वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इस सराय में मेरा वास्ता शीघ्र ही समाप्त होना था। इस प्रसंग के कारण को कहने के पहले मैंने बड़ौदा में कैसे दिन बिताए इसका वर्णन करना चाहता हूँ। अब देखिए, इस सराय में मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं सका। एक तीखा अनुभव था उस सराय में रहना, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। पहले मैंने बड़ौदा में कैसे दिन बिताए उसके बारे में बताऊँगा। सराय की पहली मंजिल पर सोने के लिए केवल एक कमरा था। उसके पास ही स्नान गृह था। वहाँ नल लगा हुआ था। बची हुई जगह में एक हॉल था। मैं जब वहाँ रहने गया तब बड़े हॉल में कबाड़ी सामान भरा हुआ था। रोज़ाना सुबह वह पारसी चाय लेकर ऊपर आता। बाद में लगभग 9:30 बजे नाश्ता लाकर देता और दिन में तीसरी बार शाम को 8:30 बजे मेरा भोजन लेकर आता। इसके अतिरिक्त वह ऊपर आता भी नहीं था। अब देखिए, वो 3 बार ऊपर आता था। ये जो रखवाला था सराय का, पहले कब आता था? सुबह आता था चाय लेकर, उसके बाद 9:30 बजे नाश्ता लेकर आता था और तीसरी बार शाम को 8:30 बजे मेरा भोजन लेकर आता था। और वो ऊपरी मंजिल में क्या था? केवल एक कमरा था, पास ही एक वॉशरूम था, एक नल लगा हुआ था और बची हुई जगह में एक हॉल था। और हॉल में क्या था? पूरा कबाड़ी सामान भरा हुआ था। पूरे जो वेस्ट मटेरियल्स थे वो भरा हुआ था, उसे डंप किया हुआ था। मजबूरी से सराय में बड़ौदा स्टेट के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रशिक्षणार्थी की हैसियत से मेरी नियुक्ति हुई। अब देखिए, इनकी जो नियुक्ति हुई है, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, एक काफ़ी बड़े पोजीशन में हुई है। बड़ौदा स्टेट के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में, अकाउंटेंट जनरल के जो ऑफिस में, वहाँ एक प्रशिक्षणार्थी की हैसियत से इनकी नियुक्ति हुई। वहाँ जाने के लिए मैं 10 बजे के लगभग सराय से निकलता, जहाँ तक हो सके वापस जल्दी न लौटना पड़े, इसलिए शाम को 8 बजे तक मित्रों के साथ समय बिताता था। अब देखिए, शाम 8 बजे तक जैसे तैसे मैं मित्रों के साथ समय बिताता था, क्योंकि वापस मुझे कहाँ आना है? इस सराय में आना है, जहाँ सुविधा बहुत कम थी, जहाँ मैं नाम बदल कर रह रहा था। तो मेरी कोशिश रहती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने ऑफिस में ही बिताऊं। वहाँ रात को जाने की कल्पना से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन कहीं और स्थान न मिलने के कारण मजबूरी में वहाँ रहना पड़ता था। वहाँ की सिचुएशन काफ़ी दयनीय थी, कहाँ की? उस सराय की, उस पारसी सराय की। इसलिए मैं रात को ही वहीं पहुँचता था। लेकिन रात का सिचुएशन कैसे था? उस इमारत के ऊपर की मंजिल पर भोजनालय था, वहाँ मैं अकेला रहता था। यहाँ बिजली तो दूर, दिए की भी व्यवस्था नहीं थी, करंट नहीं था। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है अमेरिका में जाकर पढ़कर आया है, तो अचानक भारत में ऐसे सिचुएशन में रहना पड़ा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और दूर दिए की व्यवस्था भी नहीं थी। पारसी व्यवस्थापक मेरे लिए शाम होते ही एक लालटेन लाकर रखता था, एक लालटेन रख देता था, लेकिन इसका प्रकाश 1 इंच से दूर तक नहीं पहुंच पाता था। अब देखिए, लालटेन आपने देखा नहीं होगा, आज के जनरेशन के बच्चों ने लालटेन तो देखा ही नहीं होगा। देखिए, ये होता है लालटेन, और इसके प्रकाश से क्या होता है? कुछ पढ़ना वढ़ना तो दूर की बात है, केवल इसके बस ऐसा होता है कि थोड़ा प्रकाश होता है, उतना ही होता है। लेकिन इसका प्रकाश 1 इंच से दूर तक नहीं पहुंच पाता था। किसी अंधेरी कोठरी में रहता हूँ ऐसा मुझे आभास होता रहता था। मुझे ऐसा लगता था मैं कोई अंधेरी कोठरी में रह रहा हूँ। अब जब करंट ही नहीं है तो फ़ैन भी नहीं होगा। दूसरे किसी से बात करने के लिए मैं तरसता था, किंतु वहाँ कोई भी बात करने के लिए नहीं था। अंत में मैंने पुस्तकों को साथी बनाया और इसके कारण भयावह एकाकीपन को भूल गया। किंतु कबाड़ भरे हुए उस हॉल में अनेक चमदागड़ों ने अपने घर बना लिए थे। अब देख, चमदागड़ जो हैं, वो जो बैट होते हैं, वो रात को ही तो यहाँ जो ऐसे कबाड़ खाने में जहाँ कोई आता जाता ना हो वहीं रहते हैं ज़्यादातर। तो रात में उनकी फड़फड़ और विचित्र आवाज़ से मेरे अध्ययन में भी विघ्न उत्पन्न होता और वही भयावह एकाकीपन घिर जाता। कई बार मुझे चिढ़ भी आती, लेकिन करता क्या?
मेरे लिए कोई दूसरा आसरा ही नहीं था। अब देखिए इतने सारे अच्छे होटल वहाँ थे, लेकिन वहाँ मुझे कोई रहने ही नहीं देगा, तो इसीलिए इन परिस्थितियों में रहना मेरी मजबूरी थी। कई बार मुझे चिढ़ भी आती, लेकिन करता क्या, मेरे लिए कोई दूसरा आसरा ही नहीं था। यह सोचकर अपने क्रोध और दुख को दबा कर रखता। मैं इतनी विकट अवस्था में रहता था कि बम्बई से सामान लेकर आया हुआ मेरी बहन का लड़का ज़ोर से रो पड़ा, लेकिन मैंने किसी प्रकार समझा बुझाकर उसे लौटा दिया। अब मेरा जो भांजा है, मेरी बहन का लड़का आया मुझसे मिलने कुछ सामान लेकर मुंबई से, और वो इन परिस्थितियों को देखकर एकदम इतना दुखी हुआ कि रो पड़ा। क्योंकि उसे क्या लगा, उसके मामा लंदन में पढ़कर आए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं, इतनी शिक्षा प्राप्त की है और बड़ौदा के अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन रह कैसे रहे हैं, ये देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। ऐसी परिस्थिति में मैं वहाँ एक पारसी के रूप में रहता था, लेकिन अधिक समय तक यह खेल चालू नहीं रह पाएगा, यह मैं जानता था। इसलिए संस्था पर एक बंगला प्राप्त हो ऐसे प्रयत्न करता रहता था, किंतु संस्था का प्रधान मेरी इस मांग पर शीघ्र विचार करने को तैयार नहीं था। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता था कि मुझे ऑफिशियल एक बंगला प्राप्त हो। वैसे इनकी हैसियत से तो मिलनी चाहिए इनको ऑफिशियल रेसिडेंस, लेकिन संस्था का जो प्रधान है उनकी इस मांग पर शीघ्र विचार करने को तैयार ही नहीं था। बंगले के लिए दी हुई मेरी अर्जी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घूमती रही, और इसी समय मुझे एक अंतिम घटना को भोगना पड़ा। अब मैंने अप्लाई किया था बंगलाओं के लिए, ऑफिशियल रेसिडेंस के लिए, जो मेरे हक पर बनता था, लेकिन वो क्या है, ऑफिस में ही एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास मेरा ये जो एप्लीकेशन है घूमता रहा। क्योंकि वहाँ सब कौन बैठे होते हैं, सवर्ण होते हैं, अच्छे पोजीशन में बैठे होते हैं, तो वो थोड़े ही चाहेंगे कि एक अनटचेबल को, एक अछूत को बंगला अलॉट करें। तो यहाँ घूमता रहता है, जो अक्सर दफ्तरों में होता है, एप्लीकेशन यूं ही घूमता रहता है, उस पर कोई प्रोसीजर ही नहीं होता। तो एक अंतिम घटना मुझे भोगना पड़ा। भयानक घटना था वो। सराय में मेरे रहने का यह 11वां दिन था। सुबह का नाश्ता कर कपड़े पहनकर मैं कार्यालय जाने की तैयारी कर रहा था। पिछले दिन लाई हुई पुस्तकालय की किताब लेकर मैं निकल ही रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कई लोगों की ज़ोर से आवाज़ें आई। देखिए इस सराय में अपना नाम बदलकर पारसी नाम रख कर उस सराय वाले को घूस देकर मैं रह रहा था। 10 दिन हो गए। 11वां दिन क्या हुआ, मैंने देखा कि कई लोग सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे हैं और ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। मुझे लगा इस सराय में ग्राहक आए होंगे। उत्सुकता से कि ये कौन है देखने के लिए मैं आगे बढ़ा। अब मुझे लगा यहाँ कोई तो रह नहीं रहा है, तो कोई आ गया रहने के लिए। मैं काफ़ी उत्सुक हो गया, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत बोरियत महसूस होती थी, अकेला जो रहता था। हाथ में लाठियाँ लेकर कुछ तगड़े बदन के पारसी मेरे कमरे की ओर आते दिखाई दिए। तब मैंने क्या देखा, हाथ में लाठियाँ लेकर कुछ तगड़े बदन के पारसी मेरे कमरे की ओर आ रहे हैं। ये कोई ग्राहक नहीं है ऐसा मैं सोच ही रहा था कि वे मेरे दरवाजे को घेर कर मुझसे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम लेकर यहाँ रहने की। अब देखिए 10 दिन हो गए, इन्हें पता चल गया मैं पारसी नहीं हूँ, तो ये पूछने के लिए वो लाठी लेकर आए हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम लेकर यहाँ रहने की। बदमाश, तूने पारसियों की सराय को अपवित्र किया है। मैं उनकी बातें शांतिपूर्वक सुनता रहा, क्योंकि मैं किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकता था। अब देखिए उन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे बदमाश कहा। उन्होंने कहा कि मैं उनकी सराय को अपवित्र कर गया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। मैंने जो गलती की थी वह सामने आ चुकी थी, क्योंकि गलती मेरे तरफ से थी। मैं अपना नाम बदलकर यहाँ रह रहा था। मैं अपना नाटक चालू रखता तो क्रोधित पारसी मुझे मारते और कदाचित मुझे मार ही डालते, ऐसा मुझे विश्वास था। अब अगर मैं और झूठ बोलता कि नहीं भाई मैं पारसी ही हूँ, तो वो तो मुझे मार ही डालते। इस बात पर मुझे विश्वास था, किंतु मेरे चुप रहने से यह संभावना नहीं रही। उनमें से एक पारसी ने मुझसे पूछा कि मैं यह सराय कब छोड़ूंगा। अब देखिए मैं एकदम शांत चुप रहा, क्योंकि गलती मेरी तरफ थी।
तो उनको भी थोड़ी सी दया आ गई। उनमें से एक ने पूछा कि तुम ये सराय कब छोड़ोगे। सराय का आसरा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था और इसे छोड़ने की धमकी दी जा रही थी, अतः मैंने 1 सप्ताह और रहने की प्रार्थना की। अब देखिए, सराय छोड़ देने पर मुझे कहीं रहने का ठिकाना ही नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई 1 हफ्ता मैं रह लूँ यहाँ। इसी बीच मेरी अर्जी स्वीकृत होकर मुझे बंगला मिल जाएगा, ऐसी मुझे आशा थी। अब मुझे क्या लगा था कि मेरा जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है, वो 1 हफ्ते में शायद ठीक हो जाए। लेकिन वे पारसी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम आदेश दिया कि शाम तक मुझे यह सराय छोड़नी होगी। वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। बस उन्होंने कह दिया कि शाम तक तुम्हें यह सराय छोड़ना होगा, ऐसा न होने पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं रहेगी। ऐसी धमकी भी मुझे दी गई। मैं घबरा गया और स्वयं पर चिढ़ने लगा और रोने लगा। उस समय मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा था कि मुझे रोना आ गया। मुझे सराय का मिला यह आसरा किसी जेल की कोठरी से कम नहीं था, फिर भी मेरे लिए वह मूल्यवान था। जेल की कोठरी के समान ही था मेरे लिए वो सराय, क्योंकि वहाँ कबाड़ खाना था, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, वहाँ चमदागड़ों का डेरा बना हुआ था, बात करने के लिए भी कोई नहीं था। इतना सब होते हुए भी वो सराय मेरे लिए काफ़ी मूल्यवान था। पारसी लोगों के चले जाने के बाद अब क्या करूं? कुछ समय तक सोचता रहा। मुझे आशा थी कि संस्था का बंगला मुझे मिलेगा और मेरे रहने की समस्या हल होगी, किंतु तब तक मुझे रहने की अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सोचकर कुछ मित्रों से पूछताछ की जाए, ऐसा मैंने निश्चय किया। अब मैं क्या करता? मुझे आशा थी कि संस्था का बंगला मुझे मिलेगा और मेरे रहने की समस्या हल होगी, किंतु तब तक मुझे रहने की अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं तो मुझे तब तक टिकना ही होगा। यह सोचकर कुछ मित्रों से पूछताछ की जाए, ऐसा मैंने निश्चय किया। अब मैं सोचने लगा मन में कि कौन कौन से मेरे परिचित हैं, मित्र हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं, उनसे पूछना होगा। बड़ौदा में रहने वाले अछूतों से मेरी जान पहचान नहीं थी, किंतु शहर में रहने वाले कुछ सवर्ण मित्र थे। उनमें से एक हिंदू तथा दूसरा धर्मांतरण किया हुआ क्रिश्चियन था। अब जो बड़ौदा में जो अछूत थे, उनसे मेरी जान पहचान नहीं थी। जिनसे जान पहचान थी वो सवर्ण थे। उनमें से एक हिंदू था और दूसरा कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और आप बीती उसे सुनाई। वह मेरा अच्छा और सहृदय मित्र था। मेरी बात सुनकर उसे दुख हुआ और कुछ चिढ़ा भी। वो मेरा एक अच्छा मित्र था, वो हिंदू था, उसे ये सब सुनकर काफ़ी दुख हुआ। किंतु उसने मुझसे कहा कि मैं यदि उसके घर रहने गया तो उनके नौकर भाग जाएंगे। मैं उसकी बात समझकर उससे कोई आग्रह न कर सका। लेकिन इतना सब कहकर वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में ठहराने के लिए तैयार हूँ, कुछ दिनों की तो बात है, लेकिन वो क्या है, मेरे घर के नौकर भाग जाएंगे। तो उसके घर के नौकर सवर्ण हैं और वो जातिवाद में विश्वास करते हैं, वो छूत अछूत में विश्वास करते हैं, तो वो तो मेरे घर से भाग जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें रखने में असमर्थ हूँ। क्रिश्चियन समाज में भी अस्पृश्यता, ये मेरे लिए एक नई बात थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में क्या है, ये कैस्ट सिस्टम है नहीं। तो मुझे लगा कि क्रिश्चियनिटी में अनटचेबिलिटी भी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर भी है। धर्मांतरित क्रिश्चियन मित्र के पास मुझे रहना पसंद नहीं था। इसके पहले ही उसने रहने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन मैं पारसी सराय में रहना बेहतर समझता था, क्योंकि उसकी कुछ आदतें और स्वभाव मेरी मानसिकता के विरुद्ध था। ये जो मेरा कन्वर्टेड क्रिश्चियन फ्रेंड था, उसने पहले भी मुझे बुलाया था, लेकिन उसका स्वभाव और मेरा स्वभाव दोनों ठीक जमता नहीं था। तो इसलिए मैंने उसकी मानसिकता अलग थी, मेरी मानसिकता से विरुद्ध था। तो ऐसी स्थिति में मैंने समझा था कि उसके यहाँ ना रहे वही अच्छा है। लेकिन ऐसी स्थिति में पुनः उसके दरवाजे पर जाना यानी अपना अपमान कर लेना होता। एक बार उसने बुलाया भी, तब मैंने स्वीकार नहीं किया, और अब ऐसी अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में उसके पास एक बार और जाऊं तो मेरा अपना अपमान करने के समान ही होगा। इसलिए मैं कार्यालय गया, किंतु इस मित्र को स्थान के बारे में न पूछकर
मैं कोई उचित अवसर तो नहीं गंवा रहा हूँ, यह शंका मुझे खाए जा रही थी। इसलिए कार्यालय के ही एक अन्य मित्र से सलाह ली और आखिरकार उस धर्मांतरित मित्र से ही मैंने मिलने का निश्चय किया। अब देखिए, मन से मैं उस क्रिश्चियन कन्वर्टेड मित्र के पास रहना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी वाइब भी अलग थी। लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं कोई अवसर खो तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे रहने की एक जगह की सख्त ज़रूरत है। तो मैंने उसी से मिलने का निश्चय किया। मेरे पूछते ही उसने कहा, कल मेरी पत्नी आ रही है, उससे पूछकर ही मैं कोई निर्णय कर सकूंगा। बाद में मुझे पता लगा कि मुझे टालने के लिए ही उसने ऐसा बहाना किया था। अब उसने भी एक्सक्यूज़ कह दिया कि कल मेरी पत्नी आ रही है और उससे सलाह मशविरा किए बिना मैं उत्तर नहीं दे सकता। और बाद में मुझे ये पता चला कि मुझे टालने के लिए उसने ये बहाना बनाया है। मेरा यह मित्र और उसकी पत्नी मूल रूप से ब्राह्मण थे। धर्मांतरण के बाद उदारमतवादी हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी कर्मण विचारों की थी। उसने मेरे जैसे अछूत को कभी भी अपने घर में स्थान देना उचित नहीं समझा। तो ये लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे, तो पहले ये लोग ब्राह्मण थे। तो उनकी पत्नी के मन में अब भी वो जो सवर्ण मानसिकता है वो बरकरार थी। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरे जैसे कोई अछूत उनके घर में रहे। आसरा मिलने की अंतिम आशा भी समाप्त हो चुकी थी। तब दोपहर के 12 बजने वाले थे। शाम तक मेरे लिए सराय छोड़नी आवश्यक थी और मेरी मदद करने वाला एक भी मित्र नहीं था। बम्बई वापस लौट जाना ही एकमात्र रास्ता मेरे लिए बचा था। अब देखिए, बम्बई वापस जाना यही एकमात्र रास्ता मेरे लिए बचा था। माता पिता की याद। बम्बई जाने वाली गाड़ी रात 9 बजे की थी। तब तक समय कैसे बिताया जाए? सराय में वापस लौटे या किसी मित्र के पास समय बिताएं? सराय लौटने पर पारसी लोग मुझे मारेंगे, ऐसा डर मुझे लग रहा था। मित्र के पास तो मुझे जाना ही नहीं था। मैं अत्यंत करुण अवस्था में सोच रहा था कि किसी को तो मुझ पर दया आएगी। अंत में 5 घंटे कामाठी बाग और कैंप मार्ग की सीमा पर स्थित सार्वजनिक बगीचे में बिताए जाएं, ऐसा निश्चय कर अत्यंत बेचैन अवस्था में मुझे अपने माता पिता की याद आई। अब देखिए, शाम को मुंबई जाने का फैसला मैंने कर लिया। रात 9 बजे की ट्रेन थी और तब तक समय कहाँ बिताया जाए, इस बात पर काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ। और मैंने अंतिम क्या निश्चय लिया कि मैं पार्क में ही अपना समय बिताऊं, क्योंकि मैं सराय में जाऊं तो वहाँ पारसी लोग लाठी लेकर मुझे मारने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने शाम तक सराय खाली करने को कहा था। और उस अवस्था में मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आई। 8 बजे के लगभग मैं बगीचे से निकला और तांगे से सराय पहुंचा। पारसी व्यवस्थापक बाहर आया, किंतु हम दोनों ने बात नहीं की। मेरी इस परेशानी का जवाबदार वह पारसी है, ऐसा समझकर वह चुप रहा। मैंने उसे पैसे दिए और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। अब देखिए, जो पारसी व्यवस्थापक है वो भी काफ़ी गिल्ट फीलिंग महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पैसे दिए और मैं वापस लौट आया। आखिरकार बम्बई की राह। बड़ी आशा से मैं बड़ौदा गया था। वह युद्ध का समय था। भारत सरकार की शिक्षा सेवाओं में अनेक स्थान रिक्त थे। लंदन के कई बड़े लोगों से मेरा परिचय था, किंतु इस परिचय का मैंने कोई लाभ नहीं लिया। मेरी शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराज ने सहायता दी थी। इस कारण उनके राज्य में पहले नौकरी के लिए जाना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैंने समझा। किंतु केवल 11 दिन बड़ौदा रहकर मजबूरन बड़ौदा छोड़कर बम्बई आना पड़ा। अब देखिए, मैं लंदन में पढ़ा तो जाहिर है मेरे कई ऐसे मित्र थे जो हाईली इन्फ्लुएंशियल थे, जिनकी रिकमेंडेशन मैं ले सकता था। लेकिन और ऐसे भी कई शिक्षा व्यवस्था और ऐसे भी भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई इंस्टीट्यूशंस में मैं नौकरी कर सकता था। लेकिन बड़ौदा के महाराज ने मेरी सहायता की मेरी उच्च शिक्षा के लिए। ओके, तो मैं अपना कर्तव्य मानता था कि मैं अपनी पहली नौकरी उनके राज्य में करूं, तो इसलिए मैं बड़ौदा गया था। लेकिन मात्र 11 दिन ही वहां रह पाया। मुझे बड़ौदा छोड़कर बम्बई आना पड़ा। लट्ठ लिए हुए 1 दर्जन पारसी आक्रामक रूप से मुझे घेरे हुए हैं और मैं भय से कांपते हुए दया की याचना कर रहा हूँ।
यह चित्र आज भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और मेरी आंखों में पानी आ जाता है। जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वह पारसियों के लिए भी अछूत है। यह इस घटना से सबसे पहले मुझे मालूम पड़ा। हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी है तो मुझे लगा पारसी धर्म में नहीं है, लेकिन वंस एन अनटचेबल ऑलवेज एन अनटचेबल, ऐसा मुझे एहसास हुआ उस पारसी सराय में रहकर। उन पारसियों के जो लाठी लेकर जो मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, वो देखकर मुझे लगा कि ये जो अनटचेबिलिटी है वो मेरे साथ ही जाएगा। और शायद तभी इन्होंने इस प्रकार का एक दृढ़ निश्चय लिया। इन परिस्थितियों से गुजरने पर ही शायद उन्होंने ये फैसला किया कि मैंने हिंदू के रूप में जन्म तो लिया है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। दो आई वॉज बॉर्न अ हिंदू, आई सोलमली अश्योर यू दैट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। तभी उन्होंने 1956 में नागपुर में, बहुत सारे लोग थे, एक साथ धर्मांतरण किया, बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया। तो ये बड़ौदा का अनुभव हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर जी के जीवन की एक झलक हमें दिखलाती है कि हमारे भारत में शिक्षा आप कितना भी लें, लेकिन किस जाति के हो आप, जाति कभी जाति नहीं।